ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਾਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UPSC ਵਿੱਚ 2014 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਜਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ आई एम वेरी हैप्पी एंड ओवरवेलम्ड ईरा मैम टू हैव यू विद अस। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही मान वाली बात है कि मैं आपसे इस तरह इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स आवर प्लेजर मैम। ईरा मैम यू हैव आपने 2014 में UPSC में IAS में टॉप किया है जी। एंड द जर्नी ऑफ स्ट्रगल इट बिगेन इन 2010 ऑल्सो। क्या था वो 2010 से लेके 2014 तक की क्या स्ट्रगल थी? तो मैं उससे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी एज अ स्ट्रैटेजी मैनेजर एंड मेरा जॉब बहुत अच्छा था, मेरी कंपनी बहुत अच्छी थी एंड जो मैं अपने काम से आज सच तो खुश थी। बस मुझे बचपन से कुछ ऐसा करना था कि जिससे मैं थोड़ा सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं, थोड़ा देश सेवा कुछ कर सकूं। तो मैंने तब क्विट करके सिविल सर्विसेज के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट करी बिकॉज मुझे लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत सारे वर्गों के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हो जहाँ रियल इम्पैक्ट होता है। तो मैंने अच्छा अब उससे पहले तक मुझे एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ किसी ने आज तक कोई सरकारी एग्जाम दिया ही नहीं है। तो कोई नौकरी नहीं है। या मेरे परिवार में कोई नौकरी में ही नहीं है। सबके या तो अपने बिजनेसेस हैं या अपने प्रोफेशनल्स हैं। तो मैं पहला नौकरी वाला इंसान भी हूँ उस तरह से। तो हुआ ये कि मैंने ये एग्ज़ाम जब दिया तब मुझे पता चला एग्ज़ाम देने के बाद मेरा नाम रैंक लिस्ट में आया। 2 स्टेप होते हैं। UPSC जो एग्जाम लेता है वो सिर्फ आपका रैंक देता है। उसके बाद आपका रैंक के बेसिस पे आपको क्या जॉब मिलेगी ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिसाइड करता है, DOPT जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। तो UPSC ने जब लिस्ट निकाली उसमें मेरा नाम है, पर जब DOPT ने सर्विस की लिस्ट निकाली उसमें मेरा नाम नहीं था। ओके हाँ 2010 की बात कर रहे हो जी। 2010 की परीक्षा में तो अच्छा हुआ क्या जब UPSC ने लिस्ट निकाली तो मेरा रैंक इतना ऊपर नहीं था जो सर्विसेज मुझे चाहिए थी कि वो मुझे मिल जाती। तो मैंने सोचा कि दोबारा देते हैं, तो मैं अपनी तैयारी में लग गई एंड मैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रही थी। आज इसमें 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, तब 4 मिलते थे। तो मैं एंड डिसेबिलिटी कोटे में थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं बट मैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी के लिए लग गई। एंड क्या हुआ जब मैं तैयारी कर रही थी मैंने चेक भी नहीं किया कि DOPT ने क्या किया है, सर्विस दी है कि नहीं दी है। अच्छा मुझे ये पता भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट बहुत प्रोसीजर। तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं एंड लोग पूछते हैं आपको पता है आपके साथ क्या हुआ। एंड मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ कुछ हुआ है। यू नो मुझे तो मतलब मैं तो बिल्कुल क्लूलेस चल रही थी। एंड अगर आपको बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं आपको पता है आपके साथ क्या हुआ, यू बिकम वेरी कॉन्शियस। हाँ तो फिर आपको लगता है ये कुछ हुआ है आपके साथ, राइट? ऑटोमेटिकली आप ढूंढने लगोगे कि क्या हुआ है। फिर जाके मैंने ढूंढा तो मुझे पता चला कि मेरी डिसेबिलिटी के बेसिस पे सो जब एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में 2 क्राइटेरिया होते हैं फॉर एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी। पहला क्राइटेरिया होता है आपकी डिसेबिलिटी क्या है और दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, जैसे उठ सकते हो, बोल सकते हो, बैठ सकते हो, कोई चीज़ उठा सकते हो, चल सकते हो, यू नो उस टाइप के हैंड से कुछ कर सकते हो। तो जो काम जो हर सर्विस सिलेक्ट करती है कि कौन सी डिसेबिलिटी को वो लेंगे और क्या उन्हें फिजिकल एबिलिटीज जैसे हम कहते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स उन्हें क्या चाहिए। ठीक है। अब मेरे केस में क्या था कि मैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल करती हूँ बट मेरी जो डिसेबिलिटी है वो कोई भी सर्विस लेने को तैयार नहीं थी एक्सेप्ट फॉर द IAS जिसमें मैं आज हूँ। हाँ उसके अलावा नीचे की कोई भी सर्विस मुझे लेने को तैयार ही नहीं है। ईरा जी अगर मैं समझना चाहूँ जो आपको कौन सी डिसेबिलिटी है? मुझे स्कोलियोसिस है बट स्कोलियोसिस इसमें क्राइटेरिया नहीं होता है, इसमें आपके लिम्ब बेस्ड डिसेबिलिटीज को रखा जाता है।
तो लिम्स के बेसिस पे। बट आप जो मैं देख रही हूँ, वी वर आल्सो इंटरेक्टिंग, आप चल भी सकते हो, सारे काम भी करते हो। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस जब इस तरह की डिसेबिलिटी आपको हो जाती है? सो स्कोलियोसिस इज अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। ओके। ये आपके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। ओके, ठीक है। आपके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। आप बहुत वो अलग अलग इंसान के जिस तरह से उसकी क्या चीज़ें अफेक्ट हुई, प्लस आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो आपके इंटरनल वो एंड आपका ग्रोथ, आपका वो सारा आपका लाइफस्टाइल वो बहुत अफेक्ट करता है। एंड बहुत लोगों को पेन होता है, स्टिफनेस होता है इसमें आपका, एंड ओवर द इयर्स ये बढ़ता जाता है। तो इसमें क्या था कि मेरे बट उनको जो चीज़ें चाहिए थी उसकी लिस्ट में मैं आती हूँ। उन्हें जो जॉब में रिक्वायरमेंट्स थी वो मेरी फुलफिल होती हैं, बट उनको जो डिसेबिलिटी वो लेना चाह रहे थे मैं उसमें नहीं थी। एंड इनमें कोई मैच नहीं है कि ये डिसेबिलिटी विल मैच इनटू दीज फिजिकल, वो था नहीं कुछ भी। एंड वो बहुत मुश्किल भी है कर पाना। तो मुझे जो फ़ोन कॉल्स आ रही थी वो ये था कि उस वजह से मुझे सारी सर्विसेज ने रिजेक्ट कर दिया था एंड मुझे कोई सर्विस नहीं अलॉट हुई। मेरा कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया गया 2010 में। ओह माय गॉड। एंड जिन लोगों ने मुझे कॉल किया था वो भी सब वही कैंडिडेट्स थे पीएच कैटेगरी के, जिनके साथ अगेन ऐसी चीजें हो रही थी। तो वो भी सब वो लोग थे कि वो भी जानने की कोशिश करते कि उनका क्या केस है और मेरा क्या केस है, क्योंकि सिमिलर केसेस बन गए थे उनके हिसाब से। मैंने तो चेक किया नहीं था, उन्हें पता था। अच्छा, अब जब तक ये सब मुझे पता चला, समझ आया, मैंने दूसरा अटेम्प्ट दे दिया था और मेरे साथ एग्जैक्ट सेम चीज दूसरे अटेम्प्ट में भी होती है। तो 2011 के अटेम्प्ट में 10 में भी क्लियर किया, 11 में भी किया, IAS और 11 में भी क्लियर किया। और 11 में भी मेरे साथ सेम चीज हुई। ओके। एंड फिर जब तक 11 का रिजल्ट आया तब तक इन्होंने मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया एंड देन आई वेंट टू कोर्ट। क्योंकि 10 के ही उस पे, क्योंकि 11 एंड मुझे ये बात समझ आ गई कि एंड इसमें एक और प्रॉब्लम है। अगर आप डिसेबिलिटी आपकी कोई है, पहले तो आप जनरल कैटेगरी में हो ही नहीं सकते, क्योंकि जनरल के लिए जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है आप उसे फुलफिल नहीं करोगे, तो आपको डिसेबिलिटी में ही लिया जाएगा। दूसरा चीज, अब डिसेबिलिटी में एक सीट सिर्फ IAS की होती है, तो अनलेस आपका रैंक 1 है आप गारंटी नहीं कर सकते आपको एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी सीट मिलेगी। क्योंकि उस एक को वो मिल गई, अगर कोई आप 3 पे आए, कोई 2 पे अगर है एक और PH कैंडिडेट, तो उसको वो सीट मिल गई, और आप 3 पे हो तो आपको IAS नहीं मिलेगा, बट कोई 95 पे है तो उससे मिल जाएगा। ओके। तो इसमें ये भी दिक्कत है, तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि ऐसे थोड़ी आप मतलब ये तो आपके साथ हमेशा के लिए अटक गया, फिर तो आपको कभी सर्विस मिल ही नहीं सकती, एंड बाकी सर्विसेज मना कर रही हैं। एनीवेज, तो एंड मुझे ये था कि मैं तो देश सेवा करने या कुछ लोगों के लिए कुछ करने आई थी। तो आई वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक था, तो मुझे लगा मैं वो चीज़ को फाइट कर सकती हूँ जो वो बाकी लोग नहीं कर सकते। जो ये एक गलत तरीके का रूल और गलत पॉलिसी बनी हुई है, मैं उसको चेंज करवा सकती, मतलब मैं उसके अगेंस्ट एटलीस्ट कुछ कर सकती हूँ। बाकी लोग, क्योंकि देखिए आपको पता है इंडियन लीगल सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत लंबा है ना। उतने साल तक बैठना, उतने साल तक इतने लॉयर्स की फीस देना, क्योंकि आपको अच्छे लॉयर्स चाहिए, आप अच्छा लॉयर नहीं होगा आपका केस नहीं ठीक से हैंडल होगा। तो वो सब के चक्कर में एंड मैं तो किसी सोशल कॉज के लिए आई थी, तो मेरे को लगा कि ठीक है, आई शुड टेक द लीड। हाँ, क्या पता यही मेरा मिशन हो, क्या पता यही मुझे करने के लिए यहाँ आना था। तो आई डिड दैट, मैंने केस फाइल किया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक अटेम्प्ट नहीं दिया। नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा कि पहले इसको सॉर्ट करते हैं, क्योंकि इस चक्कर में तो मैं पूरी ज़िंदगी के लिए यही करती रह जाऊंगी कि पेपर दो और तुम्हें सर्विस मिलेगी ही नहीं। फिर मैंने बट अगर आप पूरी ज़िंदगी कुछ काम करते आए हो तो आप खाली बैठ के भी बोर हो जाते हो। Exactly. तो आपसे खाली भी नहीं बैठा जाता। तो उस साल मैं बहुत घूमी फिरी, मैंने स्पेनिश सीखी, स्पेनिश पढ़ाई भी, बट कुछ वैसे नहीं था कंक्रीट करने को। तो आई स्टार्टेड गोइंग बैक एंड मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया
और मेरे साथ वो थर्ड अटेम्प्ट में भी सेम चीज होती है। सो ये थर्ड टाइम भी आपने यूपीएससी का पेपर क्लियर किया और उसमें भी सेम चीज कौन से ईयर की बात कर रहे हो? ये 2013 का जो एग्जाम है। अच्छा, आपने 10 में भी क्लियर किया, 11 में भी क्लियर किया, 13 में भी क्लियर किया। हाँ, वाओ। एंड उसमें भी सेम चीज होती है। मेरा सिमिलर रैंक आता है, मेरा सिमिलर सर्विस आती है, एंड अगेन आई गेट रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। माय गॉड। एंड अब क्या होता है, जब तक मेरा थर्ड अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है, मेरा कोर्ट केस का जजमेंट भी आ जाता है। आई हैड एन एक्सेलेंट लॉयर, तो उस वजह से मेरा जजमेंट भी आ जाता है। एंड डिपार्टमेंट ने भी ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया, बिकॉज उन्हें भी दिख रहा था कि ये सेंस नहीं बनता इस बात का कि अगर कोई काम कर सकता है तो हम कह रहे हैं हमें डिसेबिलिटी नहीं पसंद, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ने भी आर्ग्यू नहीं किया इतना। एंड अब क्या होता है कि जजमेंट आ जाता है, तो आई एम वेटिंग कि मुझे बुलाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, पर कुछ नहीं होता है। 2-3 महीने बीत जाते हैं, तो मैं फिर DOPT कॉल करती हूँ, मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ। तो जैसे अच्छा आपका जजमेंट आ गया, ओह अच्छा भेजना कागज़। फिर मैंने उन्हें कागज़ भेजे, उसके बाद कुछ नहीं होता है। एंड देन आई आस्क्ड देम कि फिर मेरे दोस्त ने एक ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है ये लोग अपील में अगर चले जाएं, एंड अपील में चले गए तो पता नहीं कितने साल के लिए मैटर खुल गया, एंड तुम खाली बैठी हो तो वापस एक बार पेपर दे दो। एंड ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, एंड शायद लोगों को बहुत कैजुअल लगता है। We would love to hear from you। हाँ जी बताइए। बट मैं ये मानती हूँ कि अगर आपका कोई दुश्मन है, उसकी जिंदगी सबसे अच्छी तरह से खत्म करने का ये तरीका है, आप उसे कह दो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहिए। एक इंसान अपनी 20s जो सबसे बड़ा करियर बिल्डिंग टाइम होता है, मेहनत करने का टाइम होता है, आप इस लेवल से इस लेवल तक अपनी 20s की मेहनत पे जाते हो। आपने उस टाइम पे एक बंदे को कमरे में बंद कर दिया, सोसाइटी से काट दिया, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहा है, और वो एक ही चीज को बार बार अटेम्प्ट कर रहा है। सालों तक वो एक ही चीज पे लगा हुआ है, और हर बार आधा नंबर 1 नंबर उससे वो रह जाता है, राइट। तो आपने उसको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो सब तरीके से डैमेज कर दिया, सोशली ऑल्सो, इकोनॉमिकली ऑल्सो। तो आपने उसकी जिंदगी पूरी तरह उस तरह से बर्बाद कर दिया। सोच के देखिए, कोई आदमी 6 बार अगर कोई चीज में फेल होता है तो उसके बाद वो कुछ और नई चीज करने में भी उसे कितना मेंटल, ऑब्वियसली, बिल्कुल राइट, वो एक ना, मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल आपकी नहीं होती, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की भी हो जाती है। एग्जैक्टली। इरा जी, मुझे आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे 10 में भी क्लियर किया, 11 में भी क्लियर किया, 13 में भी क्लियर किया, 14 में आपने टॉप किया, कहीं ना कहीं आई कैन स्टिल सी अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट एनर्जी लेवल। एंड नॉट ओनली इस नौकरी से पहले भी यू वर वर्किंग इन कैडबरी फॉर लॉन्ग आवर्स। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे आपने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की, आपने लीगल सिस्टम को भी ऑप्ट किया, आपने DOPT में भी गए, व्हाट इज देयर समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिस्टम में कुछ रॉन्ग है। पॉइंट क्या है, आप हर कंटिजेंसी को सोच नहीं सकते हो। आप कोई भी पॉलिसी या रूल बनाते हुए आपकी इंटेंशन सही होती है, तभी तो आप बना रहे हो ना, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो ना वो चीज़ को। बट आपको ना हर टाइप की सिचुएशन आप सोच नहीं पाते हो। आप हर और नॉट ईरा, नहीं वो भी नहीं है, मैं भी गलतियां करती हूँ, आई एम श्योर। बट क्या होता है ना कि आप इतने सारे, जब आप सरकार में बैठ के कुछ करते हो ना, आपके स्टेक होल्डर्स बहुत हो जाते हैं। आपकी एक चीज कितने लोगों को कितनी तरह से अफेक्ट कर रही है, बिल्कुल, ये इतना बड़ा सर्कल है कि आप वो कैलकुलेट कर पाना और हर कंटिजेंसी के लिए प्लान कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें वो होती हैं। बस एक चीज होती है कि एटीट्यूड आपका सही होना चाहिए, और रिजिड आप नहीं होने चाहिए। आपकी इंटेंशन इंसान के लिए बेटर करना होना चाहिए, रूल के लिए बेटर करना नहीं होना चाहिए। men are not made for rules, rules are made for men, right? गलती ये हो जाती है हमसे कि हम ये सोचने लगते हैं कि रूल ज्यादा बड़ा है, इंसान उसके नीचे है। वहाँ गलती हो जाती है कि हम इंसान को उस जगह रख के ये नहीं सोचते। क्योंकि मैं तो अपनी बहुत फाइलों में भी अगर कोई रूल है और वो किसी जेन्युइनली किसी का नुकसान कर रहा है, तो मैं तो फाइलों में लिख देती हूँ कि नहीं, हमें इस वजह से ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि रूल तो इंसानों की मदद के लिए बनाए हैं ना सरकार ने, ये हमारी उसकी मदद के लिए, उसको परेशान करने के लिए। तो मैं उस तरह से आई प्रेफर कि वो हो। सो
तो ऐसा है कि सिस्टम में गलत नहीं है, बट जस्ट दैट उतना सोच पाना उतने स्पैन इट्स नॉट, मतलब वो कहते हैं कि हर एक, इट्स नॉट इजी फॉर एवरीबॉडी, नॉट इट्स एक्सेसिबल इवन, अगर मैं इसको दूसरे फॉर्मेट से लूं। एंड इंडिया इतना डाइवर्स है ना, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है ना हर तरीके की, कि वो तो सोच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड टैलेंट भी बहुत है मुझे लगता है इंडिया में भी। हम हर वर्ग के इंसान में, जहाँ हर कम्युनिटी में वी कैन सी दैट टैलेंट। सो ईरा, देन आपने फिर 2014 में यूपीएससी में टॉप किया इन जर्नल कैटेगरी, एंड हाउ वाज दैट फीलिंग? मुझे लगता है कि इट वाज इतिहास आपने एक रचा है। नहीं, मेरा तो वैसा कोई इंटेंशन नहीं था, और ना मैं टॉप करने के हिसाब से पेपर दे रही थी। मैं तो सिर्फ इसलिए दे रही थी कि भाई इस बार सर्विस मिल जाए, और अलॉटमेंट के लिए बार बार झगड़े ना करने पड़े और बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। मेरा, आई थिंक मेरी इकलौती फीलिंग वाज रिलीफ। अब नहीं देना, अब खत्म हो गया। एंड मैं जो कह रही हूँ ना कि वो जो टॉर्चर है ना, वो सबसे बड़ा आप अपने ऊपर कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम कोई कंपलसरी नहीं है ना 12th की तरह, कि 12th आपने नहीं दी तो आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते। ये एग्जाम तो एक चॉइस है, एक पर्टिकुलर टाइप के जॉब के लिए। तो ये आपने अपने ऊपर खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर है। तो इसके बाद तो आई वाज लाइक बस अच्छा है। बट इतने देखो 2010 से लेके 2014 तक कभी आपका मोरल नहीं डाउन हुआ? कभी आपको ऐसा नहीं लग क्विट करने का मन नहीं किया? बिकॉज इट्स वेरी हार्ड, यू नो। नहीं, आई थिंक फ्रॉम वेयर यू इतनी एनर्जी। नहीं, मैं क्विट करने का आपको एक रीजन बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, आप जब किसी चीज से ये देखो कि मेरे पास इस चीज को सॉल्व करने का कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको तब उसे क्विट करने का वो होता है, राइट। एक हेल्पलेसनेस जब आप में आती है ना किसी भी सिचुएशन के लिए, तब आप सोचते हो कि वैसे अब छोड़ के भाग जाऊं। मैं कभी भी ना सिचुएशन में वो चीज लास्ट तक नहीं आने देती। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि इस चीज को चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे एक्शंस में, मेरे एटीट्यूड में, मेरे प्लानिंग में कहाँ चेंज हो सकता है, जिससे ये जो सिचुएशन है ये बेटर हो सके। तो दूसरों को ब्लेम करने की जगह कि टीचर गलत था, एग्जामिनर गलत था, क्वेश्चन पेपर खराब आया, मेरे साथ दुनिया गलत है, ये मेरे साथ हो गया, मेरी फैमिली ख़राब है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये वो करने की जगह मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा मैंने गलतियाँ क्या करी हैं। मैं अपनी गलतियाँ देखती हूँ हर सिचुएशन में, और जब तक आप अपनी गलती को सुधारने के लिए आपके पास गलतियाँ सुधारने का आपके पास ऑप्शन है ना, तब तक आपको पास भागने का ज़रूरत नहीं है ना। तो बेटर है वो ऑप्शन चूज़ करते रहो। तो मैं वो करती हूँ कि एंड हर बार मैं एग्ज़ाम के बाद ये देख पाती थी कि बाकी लोगों ने जिन्होंने पास किया है उनके परफॉर्मेंस में और मेरी परफॉर्मेंस में मेरी कहाँ गलती रह गई। तो जब तक मैं अपने आप को चेंज कर पाती। सो वो हम कह देते हैं कि आपका माइंड सेट ही सारा कुछ है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं। एंड माई क्वेश्चन टू यू इज ईरा, इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जेटिक माइंड सेट, आई थिंक जो आपकी स्ट्रगल है, अगर मैं 2010 से नहीं, उससे पहले से भी अगर करूँ, लाइक यू डिड योर इंजीनियरिंग, वो भी एक कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग फेज था ना, एंड यू आर वेरी पॉजिटिव। फ्रॉम वेयर यू ड्राइव दिस एनर्जी? मैं देखती हूँ कि आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, दे कमिट सुसाइड, छोटा नंबर नहीं कमाए, दे गेट डिप्रेस्ड। और आपने अपने एक बहुत जो अच्छी बात मेरे को लगी कि आपने एक बैकअप प्लान भी रखा, दैट यू आर ऑलरेडी वर्किंग, ये नहीं सो दैट यू कैन रिटर्न बैक टू वर्क। सो एक बहुत अच्छा जो मैसेज मैं बच्चों को देना चाहूंगी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि सिर्फ यूपीएससी पे आप मत डिपेंड रहो, यू शुड हैव योर बैकअप प्लान आल्सो। इनफैक्ट बिना बैकअप के इस तैयारी को स्टार्ट ही मत करो। एग्जैक्टली, यानी अगर आपका एक एग्जाम, एक चीज नहीं हुई, तो आपके पास कुछ हो, ताकि आप उसका सहारा लेके आगे चल बढ़ सको। देखो, एम ये होता है कि आप लाइफ में अच्छी खुश जी सको। लोग ये बात भूल जाते हैं। एंड आपको यूपीएससी करना क्यों, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि किसी और ने कहा है कि बहुत अच्छी चीज होती है। एक दुनिया जो है ना, सोशल बन गया है स्टेटस, के रुतबा होगा, पावर होगा। पता नहीं उसका आपको क्या करना है, क्योंकि आप तो 10 घंटे ऑफिस में हो। एग्जैक्टली, छुट्टियां आपको मिलेंगी नहीं आपके हिसाब से, मोस्ट पोस्टिंग्स में। तो आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि आपको क्या मिलेगा इससे। बट आपने बस सुना है और दुनिया ने कह दिया है तो आप कर रहे हो। एंड ये बात लाइफ के हर चीज में होती है। हम लोग ना अपने लिए प्लान नहीं बनाते, हम अपने पड़ोसी के प्लान को कॉपी करते हैं। एंड प्लान भी उसके टैलेंट के बेस पे। ये ईरा जी, मुझे लगता है ये एक समाज में ये एक बड़ा एक ये कंसेप्ट है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसके बच्चे को, वो कंपैरिजन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है हमारी सोसाइटी में, दैट बच्चे अपना वो जिस चीज में वो अच्छे हैं, दे नॉट एबल टू डिलीवर इट इन अ गुड वे, एंड यू ब्रोक ऑल द बैरियर्स, मतलब। नहीं, बट आई थिंक आई वाज लकी
कि मुझे बचपन से ये सिखाया गया कि तुम्हारी डिसेबिलिटी इज वन ऑफ द थिंग्स अबाउट यू, इट इज नॉट द ओनली थिंग अबाउट यू। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, एक बच्चे को उसकी जो कमियां है ना सारा दिन वही दिखाते रहते हैं कि तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो। एंड ये पेरेंट्स से आता है, ये घर से आता है, या पेरेंट्स, या बिल्कुल। मेरे साथ हमेशा ये हुआ, ये तुम्हारी डिसेबिलिटी है, ये चीजें तुम नहीं कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी चीजें तुम कर सकते हो उसमें तुम्हें ऑप्शन है कि तुम उनमें भी अंडर परफॉर्म करो, यू नो। तो जो बाकी बच्चों के, जैसे हम ना जॉइंट फैमिली में थे, तो सबके लिए अलग अलग चीजों में अलग अलग टारगेट्स हैं। तो मेरे लिए हमेशा हाईएस्ट टारगेट था घर में इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई में रिजल्ट्स, यू नो। तो मेरा फोकस हमेशा अपनी अच्छी जो चीज थी उसी पे रहा। सो ईरा, इफ आई टॉक अबाउट नाउ, इस टाइम आप सेक्रेटरी हेल्थ की पोस्ट पे अरुणाचल में। सो मुझे लगता है कि हेल्थ एक बड़ा ही एक सीरियस इशू है जिससे देश भी जूझ रहा है। जैसे हम कोविड में देखते हैं कि इट वाज लाइक, यू नो, मतलब कितने लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, एंड कोविड केम अप लाइक अ ट्रॉमा। सो हेल्थ के एज अ सेक्रेटरी, व्हाट चेंजेस ईरा वुड लाइक टू सी, या क्या उनके प्लान्स है हेल्थ को लेके अरुणाचल में? आपको सच बताऊं, I am one of the most unhealthy people on earth personally. तो मैं I think अरुणाचल में तो we are solving a lot of छोटा issues, क्योंकि हमारे यू नो स्टेट डिपेंडेंट इश्यूज हैं। तो आर बिगर प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन पावर। वहाँ डॉक्टर्स की थोड़ी हमारी कमी है, प्लस हमारी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका ऑफ टेक ठीक नहीं है, तो लोग उन्हें ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो हम वो चीज़ें यू नो अगर हमारी वही चीज़ें ढंग से यूज़ हो जाए तो हमारा हेल्थ केयर बहुत अच्छा हो जाए। तो अभी जो मेरा फोकस, एंड आई रिपोर्ट टू माई कमिश्नर, तो सर का भी जो फोकस है आर दिस थिंग इज कि जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसी को अच्छे से यूज़ करा पाएँ, उसी को अलग अलग जगहों पे यू नो, जैसे हमारे 1-2 हॉस्पिटल्स में ही ऑपरेशंस होते हैं, तो हम पूरे स्टेट में मल्टीपल जगहों पे ऑपरेशंस खोल पाएँ, ओटीज बना पाएँ, ओटीज एक्टिवेट कर पाएँ, डॉक्टर्स भेज पाएँ, स्पेशली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन्स, एंड प्लस मैं पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी कार्ड्स का वहाँ बहुत इशू है। लोगों की इवैल्यूएशंस नहीं होती हैं, पता ही नहीं है कि डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो आई एम पर्सनली वर्किंग ऑन दैट कि मैं अपनी सारी आशा वर्कर्स को, ANMs को, सबको ट्रेन करूं कि बच्चे को छोटे में ही रिकॉग्नाइज कर लो डिसेबिलिटी है उसकी, yes, बिल्कुल, उसको इवैल्यूएशन के लिए ले आओ, एंड फिर वहाँ पे इवैल्यूएशन के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हों, यू नो, तो वो UDID कार्ड्स बन पाए। तो दैट इज समथिंग दैट I am personally focusing on, because disability in a place like that बहुत ही ignored sector है, लोगों को पता ही नहीं है। You know, जब आपकी लाइफ नेचुरली फिजिकली हार्ड होती है ना, तो शायद आप उतना सोच भी नहीं पाते, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑल, बहुत रिसेंटली वहाँ पे चीज़ें आई हैं, तो वो अवेयरनेस जो बाकी सबको मिलती है वो भी थोड़ा वहाँ कम होता है उस चीज़ में। सो ईरा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं जिस जगह पे बैठी हूँ मैं देख सकती हूँ कि इट्स फुल ऑफ ट्रॉफीज, योर ड्राइंग रूम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर पॉजिटिव एटीट्यूड, द स्माइलिंग इंथुजियास्टिक टेंडेंसीज, इवन व्हेन वी, जब हम फोन पे भी बात कर रहे थे, यू वर सो पॉजिटिव। कोई ऐसा संदेश जो आप आज की युवा पीढ़ी को लगाना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से, या यंग जनरेशन को, या टू द ऑल द कम्युनिटी, द इंडियन कम्युनिटी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी शायद कि आप लोग, दुनिया क्या आपके बारे में सोच रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो सिर्फ उससे फ़र्क पड़ता है। और आपका टारगेट जो है ना वो सही होना चाहिए। टारगेट हमेशा खुद की खुशी, खुद एक अच्छा जीवन लीड करना होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो कभी किसी और को दुखी करके नहीं होना चाहिए, किसी और को दुखी करके आप खुश नहीं हो सकते, बट आप प्लान्स अपनी लाइफ के इस तरह से बनाओ कि क्या चीज़ आपको लॉन्ग रन में एक्चुअली खुशी देगी। ये नहीं क्या चीज़ दुनिया को देख के दुनिया मेरी तारीफ़ करेगी या दुनिया मेरे पीछे भागेगी, पीछे भागने से खुशी नहीं मिलती। यू नो, आदमी जंगल में भी अकेले खुश रह सकता है और रहता है था। तो खुशी डजंट कम फ्रॉम सोशल वैलिडेशन, खुशी अपने अंदर से आती है। तो प्लीज़ अपना टारगेट ठीक बनाइए, अपने आप को एक खुश जीवन बिताने के लिए वो प्रयास करिए, रादर देन मटीरियलिस्टिक। नहीं, मटीरियलिस्टिक भी कोई गलत नहीं है। यू नो, अगर आपको
ये भी एक बड़ा वो होता है कि मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ दो। नहीं बिल्कुल, मेरे मुझे हिसाब लगता से है वो कि ये भी बिल्कुल- कहीं इट्स एसेंस ऑफ लाइफ। आई एम सॉरी, मेरे को एक बाथरूम चाहिए अगर अच्छा सा, हाँ, तो उसके बिना exactly. मैं नहीं जी सकती तो नहीं जी सकती ना, क्या exactly, गलत है? बिल्कुल। क्या गलत है उसमें? वो हम सन्यासी बनने नहीं आए हैं, बिल्कुल। राइट? फिर मतलब सारे ही सन्यासी बन जाएं तो फिर तो खत्म है सिविलाइजेशन। तो आई थिंक वो भी गलत है बिल्कुल कि मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। बट हाँ, आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि आपको वो जो मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, क्या वो आपको एक्चुअली खुशी दे रही है, या आपको लग रहा है मैं दुनिया को दिखाऊं। आजकल सोशल मीडिया की एज में एक प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि आपकी पूरी लाइफ दुनिया को पता दिखाने में, दुनिया को पता भी है, तो आप जज भी हो रहे हो, और इस वजह से आपको मेंटल हेल्थ ट्रॉमास भी हो रहे हैं बहुत ही छोटी एज में। एंड आप अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के ओपिनियंस ही लेने में लगे हुए हो। आप सारा दिन दूसरों के ओपिनियंस अपने बारे में ले रहे हो, बट द ओनली ओपिनियन दैट मैटर्स इज व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। सो प्लीज अपने बारे में खुद अपनी ओपिनियंस बना के और सिर्फ उसको वैलिडेट करिए, एंड स्टॉप लुकिंग फॉर द वर्ल्ड टू टेल यू who you are and how good you are and how talented you are. You know that you are the only person who can truly make you happy. So stop looking for other people to do that, and I hope you all lead absolutely beautiful, positive, happy lives. Thank you, Ida. मुझे लगता है it's the happiest day of my life to sit and talk with you because I was looking forward to this interview. Thank you. And जैसे कि ईरा ने कहा, खुश रहिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू।